गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9th के क्षितिज का पार्ट 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके रचयिता श्री प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय है। मूल नाम मतलब जो उनका असली नाम था। प्रेमचंद का बचपन बहुत ही अभावों में बीता। शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। अभाव अर्थात बहुत ही कमियों के साथ। ठीक है, उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और सरकारी नौकरी से क्या कर दिया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत भी हो गया। 1880 में जन्म हुआ लम्ही गांव में और 1936 में इनका देहांत भी हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमा आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इस कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं और उनके द्वारा रचित यह पाठ दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने इस कहानी में यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। हम पहले ये पाठ पढ़ चुके हैं और अब इस पाठ का हम फिर से रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो इसका सारांश इस प्रकार है। दो बैलों की कथा पाठ या कहानी या कथा प्रेमचंद ने लिखी है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज अर्थात किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता किसी को आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि पाठ में बताया भी गया है कि जब दो बैलों को पकड़ लिया जाता है, कानूनी हाउस में बंद कर दिया जाता है, तो उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बार बार क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन, यानी कि बुद्धिहीन जिसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होती, समझा जाता है। गधा एक सीधा साधा जानवर है। वह कभी क्रोध भी नहीं करता, चाहे उसे कितने भी मार लो, कितना भी डंडा मारो या कितना भी उसको कुछ भी सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, वह कभी भी असंतोष मतलब कभी भी ऐसे प्रकट नहीं करता कि वह मतलब बहुत परेशान है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता है। उसमें ऋषियों मुनियों के जैसे गुण समाहित होते हैं। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, गधा हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे कि ऋषि मुनि रहते हैं ना, हर परिस्थिति में, धूप छाँव, सर्दी गर्मी, सुख दुख लाभ हानि, सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। उनकी मनोदशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी वो लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं। जो देखो कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, फिर भी उसे लोग क्या कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं। लेखक इसे सद्गुणों का अनादर मानते हैं। लेखक के अनुसार गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे हम कम ही गधा कहते हैं और उसे हम बैल कहते हैं। कुछ लोग तो शायद बैलों को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सबसे पहले गधा और उसका छोटा भाई के नाम से प्रख्यात किया गया है बैल, और बैलों को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिल जाता है और वह कई बार अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। अतएव बैल का स्थान थोड़ा सा गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती हैं और दोनों ही पछाई जाती हैं। काची के दोनों बैल, ये बैलों के जातियाँ होती हैं और उसमें है काची जिसके दो बैल हैं, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। साथ साथ रहते थे। दोनों में बैलों में भाईचारा भी था। साथ साथ रहते, साथ साथ खाते, साथ साथ घूमते, एक साथ चारा खाते और दोनों में भाईचारा भी था। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में, अब देखो जानवर तो बोल नहीं सकता ना, तो वो मूक भाषा यानी कि गूंगी भाषा में एक दूसरे से बात करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते थे, दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर है। मतलब दोनों में इतना प्रेम था, इतनी मित्रता थी कि अगर वह जब उन्हें गाड़ी में जोत दिया जाता था
तो दोनों को यह रहता था कि बोझ मुझ पर हो, दूसरे बैल पर ना हो। मतलब हीरा सोचता था कि मोती पर ज़्यादा बोझ ना रहे और मोती यह सोचता था कि हीरा पर ज़्यादा बोझ ना रहे। मतलब हम अब बोझ, हीरा सोचता था मैं ज़्यादा बोझ उठाऊं, मोती सोचता था मैं ज़्यादा बोझ उठाऊं। मतलब उन दोनों में इतना अधिक क्या था, प्रेम था। आगे लेखक ने ये भी बताया है कि झूरी ने दोनों बैलों को क्या कर दिया, उनकी ससुराल भेजे, मतलब अपने साले के घर भेज दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे।